करें स्टार्ट क्लास को। चलिए, देखिए सन 1947 के बाद से, जब से हमारा भारत तो भारत ही है, पाकिस्तान जब से हमसे अलग हुआ है तब से एक कशमोकश की बात है कि हमेशा वो हमसे आगे बढ़ने की चाह रखता है। ठीक है, यानी हर तरीके से देख लो, 1971 का देख लो या करगिल का युद्ध देख लो। ठीक है, तो उसके अंदर पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि हम जो हैं वो भारत से आगे रहें। ऐसा नहीं है पाकिस्तान के सब लोग खराब हैं, थोड़ा सा मानसिकता का फर्क होता है। तो मैं पाकिस्तान वालों के लिए कहना चाहूँगा कि परखना मत, परखना मत, परखने से कुछ नहीं मिलता। परखना मत, परखने से कुछ नहीं मिलता। परखना मत, परखने से कुछ नहीं मिलता। देर तक आईने में चेहरा नहीं रहता, देर तक आईने में चेहरा नहीं रहता। जब भी मिलना हो बड़े लोगों से, जब भी मिलना हो बड़े लोगों से थोड़ा फासला रखना। जब भी मिलना हो बड़े लोगों से थोड़ा फासला रखना। जब भी दरिया समंदर में मिलता है, दरिया दरिया नहीं रहता। मतलब नदी जब समंदर में मिलती है तो नदी नदी नहीं रहती। तो पाकिस्तान वालों, जब भी आप भारत में आओ तो मतलब थोड़ा फासला रखना, हमारी तो जीत सुनिश्चित है। ठीक है, आज की इसी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। राजस्थान प्रीति जी, हार्दिक स्वागत जो है, अभिनंदन। आज हमारा मैच चल रहा है तो वैसे ही क्या है, स्वागत है सब लोगों का। रोज वेलकम इसलिए करना होता है जिस तरीके से कोई मेहमान घर पे आता है, ठीक है, तो उनका स्वागत करना बनता है। ठीक है, अतिथि देवो भव है, तो आप सभी हमारे लिए अतिथि हो। चलिए कोई नहीं, पाकिस्तान को तो कत्ल, अरे नहीं नहीं, किसी के ऊपर गलत कमेंट नहीं करना है। आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक हमारा है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि अभी हाल ही में हमने प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपका एक थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है। मिस्टर बात मत कर यार, है ना। प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है एक एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है, जहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स का तो मैंने एस्टिमेशन बता दिया था कि किस मेथड से करते हैं। कुछ मेथड्स का कुछ न्यूट्रिएंट्स का एस्टिमेशन बाकी है, कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं, क्या रेटिंग होती है, तो उसको हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर पढ़ेंगे। उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल लोग हैं वो करेंगे। फिर एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का 2-3 टेबल्स है कि कौन कौन सा रिएजेंट होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। क्योंकि पीजी 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम मैग्नीशियम का वाटर सॉल्यूशन के अंदर कि उनकी प्रेजेंस है या नहीं है, उसकी इंडिकेट करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, उनकी हम बात करेंगे। आज के पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। गोल्डन यूरिया कल बता दिया था। गोल्डन यूरिया जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहां से शुरुआत की है, सीकर से। गोल्डन यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 37%। सल्फर कितना होता है। इसको चलाने के पीछे का रीजन ये है कि इंडियन सोइल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट की डेफिशिएंट है, सल्फर की, है ना, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट। इस वजह से क्या स्टार्ट किया गया है, गोल्डन यूरिया। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। सोइल में थोड़ा पड़ा है आपको ये मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में भी आएगा, सोइल साइंस के अंदर भी आएगा, एग्रोनॉमी में भी आएगा, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी आएगा, जब सीड टेक्नोलॉजी की बात करोगे सब में आएगा। ठीक है, रीजन क्या है कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर द सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ये क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट के सोर्स होते हैं, इस वजह से इनकी स्टडी हम सब जगह करते हैं। देखिए, दो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है, एक है मैन्योर्स और एक है फर्टिलाइजर। सबसे पहले चीज हम बात करेंगे मैन्योर्स के बारे में कि मैन्योर्स क्या होती है। मैन्योर्स को यदि आप गूगल पे डालते हो और इसका हिंदी मीन देखते हो तो एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं खाद। क्या कहा जाता है हिंदी में, खाद कहा जाता है। जब भी हम खाद की बात करते हैं तो खाद जो है एक लैंग्वेज है जिसका नाम है संस्कृत, यानी जो सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। उस संस्कृत के खाद वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है, जिसका मीन होता है फूड। क्या होता है, फूड। अब बात आती है कि फूड, खाद जो है उसको हम फूड क्यों बोल रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि खाद जो है, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके जो रेजिड्यूज होते हैं, उन रेजिड्यूज को हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फूड होता है किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए। इस वजह से याद रखना है कि खाद जो है किस लैंग्वेज का वर्ड है, संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, फूड होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करूं कि यहाँ पर जो मैन्योर्स होती है वो मैन्योर्स ऑर्गेनिक इन ओरिजिन होती है। क्या होती है, ऑर्गेनिक इन ओरिजिन। इसका मतलब समझे कि यानी जो मैन्योर्स है उन मैन्योर्स की उत्पत्ति कहां से होती है, ऑर्गेनिक। ठीक है, जब भी हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक का मीन्स क्या होगा,
लिविंग ऑर्गेनिज्म। किससे किससे होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे वो प्लांट हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यदि अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट का चाहे वो इसकी लीफ हो सकती है, या इसका स्टेम हो सकता है, या इसकी रूट्स हो सकती है। ठीक है, एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के अंदर इसका डंग हो सकता है, इसका यूरिन हो सकता है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इनका एक्सेस्ट्रा यानी जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं वो हो सकते हैं। क्लियर है? ये सारे के सारी तीनों चीजें क्या है? प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस की क्या है? ये रेजिड्यू है। क्या है? क्या है? रेजिड्यूज। जब इन रेजिड्यूज का क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा? डिकम्पोजिशन होता है। इन रेजिड्यूज का जब डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजिशन होने के बाद में क्या बनता है? मैन्यूर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मैन्यूर्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैन्यूर्स किस नेचर की होती है? ऑर्गेनिक इन ओरिजिन है। क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक इन ओरिजिन की जब भी हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या ह्यूमन हो, प्लांट की बात करते हैं तो चाहे लीफ हो, स्टेम हो, रूट्स हो। क्लियर है? ये क्या है? प्लांट के रेजिड्यू है। एनिमल की बात करें तो डंग या यूरिन हो, ये भी क्या है? रेजिड्यू है। ह्यूमन की बात करें तो एक्सीटा क्या है? रेजिड्यू। ये रेजिड्यू का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उससे क्या बनता है? मैन्योर्स बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैन्योर्स की नेचर कैसी होती है? ऑर्गेनिक नेचर का होता है या इनऑर्गेनिक नेचर का होता है? तो ऑर्गेनिक इन ओरिजिन होता है। कौन होता है? मैन्योर्स। ये चीज क्लियर है? यहां से आपको 2 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट, मैन्योर्स का मतलब क्या होता है? खाद होता है, जो कि एक संस्कृत शब्द किससे लिया गया है? जिसका मतलब होता है फूड। उसके बाद में मैन्योर्स की ओरिजिन कैसी होती है? ऑर्गेनिक इन ओरिजिन होते हैं। ये चीज क्लियर है? समझ में आया मिस्टर? नहीं आया समझ में? इसके बाद में सेकंड चीज आपको याद रखना है कि जब भी हम रेजिड्यूज की बात करते हैं तो रेजिड्यूज का जो डिकम्पोजिशन होता है वो डिकम्पोजिशन कई फैक्टर से अफेक्ट होता है। डिकम्पोजिशन जो है ये कई फैक्टर से अफेक्ट होता है और इसके बाद में क्या बनता है? मैन्यूर्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मैन्यूर्स का फॉर्मेशन होता है। ये चीज समझ में आई? यदि अगर हम डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे? फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। क्या हो जाएगा? फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। क्लियर? दोस फैक्टर व्हिच अफेक्ट द decomposition of residues is known as a फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। क्लियर है? इसके अंदर फर्स्ट फैक्टर जो है वो है आपका मॉइस्चर। क्या है? मॉइस्चर। यानी किसी भी चीज के डिकम्पोजिशन को जो सबसे ज्यादा यानी मोस्ट इंपोर्टेंटली अफेक्ट करता है वो क्या है? आपका मॉइस्चर है। क्लियर है? अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा। पहली चीज। सेकंड चीज की मैं बात करता हूं तो ये किससे अफेक्ट होती है? टेम्परेचर से। किससे होती है? टेम्परेचर से। सोइल साइंस के अंदर आपने, अगर सर ने सोइल बायोलॉजी अगर आपको पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइक्रोफाइल्स होते हैं, मेसोफाइल्स होते हैं, थर्मोफाइल्स होते हैं। साइक्रोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी एक्टिविटी 10 डिग्री सेल्सियस से कम होती है या 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर सक्रिय होते हैं, उनको हम बोलते हैं साइक्रोफाइल। मेसोफाइल्स जो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। और आपका थर्मोफिलिक हम बोल सकते हैं, वो मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी? अफेक्ट होगी। तो इस वजह से डिकम्पोजिशन का सेकंड फैक्टर क्या है? आपका टेम्परेचर। क्लियर हुआ? थर्ड चीज की अगर मैं बात करूं यहां पर एरेशन। क्या है? एरेशन। एरेशन कैसे अफेक्ट करेगा? अगर मान लीजिए कि फील्ड के अंदर एरेशन नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नहीं होगी तो फील्ड के अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे और रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो उनकी एक्टिविटी भी नहीं होगी। इसलिए क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एरेशन। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो पीएच। पीएच का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा सोइल बायोलॉजी के अंदर, सर ने पढ़ाया होगा कि जो फंगस होती है वो एसिडिक पीएच पर अच्छे से काम करती है, जबकि एक्टिनोमाइसिटीज होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन पीएच पर काम करता है, और जबकि बैक्टीरिया जो है मोर देन 7 पीएच पर क्या करता है? वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं पीएच भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी को, उनकी एक्टिविटी को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। इसलिए पीएच भी क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। क्लियर हुआ? इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स। एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जो रेजिड्यूज आपने लिया है जिसकी ओरिजिन कहां है? एनिमल से है, तो उस एनिमल की एज कितनी है,
ठीक है। एज भी जो है वो डिकम्पोजिशन को प्रभावित करती है। एज के बाद उसको आप फूड हैबिट कैसी है उसकी, यानी आप क्या खिला रहे हो उसको, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है जो किसको अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन को करते हैं। इनमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा फैक्टर जो है मोस्टली अफेक्ट करता है, तो कौन सा है आपका, मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है वो किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, डिकम्पोजिशन। दैट इज क्लियर। समझ में आया या नहीं आया। मैन्योर जो है उसका हिंदी में मतलब क्या होता है, खाद होता है। खाद जो है किस लैंग्वेज का है, संस्कृत। उसका मतलब क्या होता है, फूड होता है। जितनी भी मैन्योर्स होती है वो किस ओरिजिन होती है, ऑर्गेनिक इन ओरिजिन। चाहे वो प्लांट रेजिड्यू, चाहे एनिमल रेजिड्यू, चाहे ह्यूमन रेजिड्यू, वो किस में क्या कहलाते हैं, जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है, मैन्योर्स का फॉर्मेशन होता है। मैन्योर्स के बनने से पहले कुछ फैक्टर होते हैं जो डिकम्पोजिशन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कौन सा है, मॉइस्चर, जो कि मोस्ट अफेक्ट करता है। सेकंड कौन सा है, टेम्परेचर। थर्ड कौन सा है, एरेशन। फोर्थ कौन सा है, पीएच। और फिफ्थ कौन सा है, एनिमल कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर हुआ क्या। ये कुछ फैक्टर्स है जो किसको अफेक्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें मैन्योर्स के बारे में, तो मैन्योर्स जो है वो मेनली 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की। बेस्ड ऑन, मैन्योर का मतलब होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनिक इन ओरिजिन होता है, चाहे मान लीजिए प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो, उनके जो रेजिड्यू है। जैसे कि प्लांट की बात करूं तो प्लांट का हो गया, जैसे कटाई कर दिया आपने, हार्वेस्टिंग कर दिया, उसके बाद में नीचे जो स्टबल्स बचे हैं वो क्या है, आपके अवशेष है। या फिर आपने थ्रेसिंग कर लिया, थ्रेसिंग करने के बाद भूसा बचा है, वो भी क्या है, आपका बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल को आपने कोई चारा खिलाया, चारा खिलाने के बाद थोड़ा तो उसने खा लिया और थोड़ा जो है लीफ लिटर के रूप में जो उसका फार्म यार्ड था वहां पर बचा, या फिर डंग उसने निकाला, या फिर यूरिन है, तो उनको हम एक स्थान पर लेके जाने के बाद वहां पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है, मैन्योर कहलाता है। चाहे वो ग्रीन मैन्योर हो सकती है, ठीक है। ये मान लीजिए कुछ क्रॉप प्लांट्स है जिनको हम फील्ड में लगाते हैं और उनको जो है फ्लावरिंग के पहले जो है फील्ड में डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज किया तो जाहिर सी बात है वो भी क्या है, एक रेजिड्यू हुआ। तो जो रेजिड्यू जब कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं। अब मैन्योर का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। किसके बेसिस पे, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन के बेसिस पे। न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन के बेसिस पे मैन्योर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है आपका बल्क मैन्योर, या इसको हम बोल सकते हैं बल्क ऑर्गेनिक मैन्योर। और सेकंड जो है हमारा क्या है, कंसंट्रेट मैन्योर। क्लियर हुआ। बल्क का मतलब क्या होता है, मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा का मतलब इनका एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो इसके अंदर आपको 2 पॉइंट याद रखना है। यदि हम बात करें इसके अंदर न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट कंटेंट लेस होता है, यानी कम होता है। और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या होता है, तो ओएम क्या होता है, हायर, ठीक है। अब जब ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा है लेकिन न्यूट्रिएंट कम है, और हम चाहते हैं कि प्लांट जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट किससे अपटेक करे, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर से ही करे, तो उसके लिए हम इनका एप्लीकेशन क्या करते हैं, एप्लीकेशन इज मोर कंपेयर टू कंसंट्रेट मैन्योर। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। यदि अगर हम सेकंड की बात करते हैं जिसका नाम क्या है आपका, कंसंट्रेट मैन्योर। कंसंट्रेट मैन्योर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, वॉइस तो सही आ रही है यार, हैं, अब आ रही है वॉइस क्लियर विक्रम। चलिए, अगर हम कंसंट्रेट मैन्योर की बात करते हैं तो उसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या होता है, कम होता है। जब ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम है और हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट अगर ज्यादा है तो एप्लीकेशन हमें कम क्या करना होगा, कम करना होगा। तो एप्लीकेशन इज लेस अमाउंट कंपेयर टू बल्की मैन्योर। बल्कि मैन्योर के कंपैरिजन में हमें कंसंट्रेट मैन्योर्स को क्या करना होता है, कम अप्लाई करना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये पूछी जाती है कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि आपके बल्कि में आएंगे और कौन से एग्जांपल हैं जो आपके कंसंट्रेट के अंदर आएंगे। तो यहां पर देखिए, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के अंदर आपका फार्म यार्ड मैन्योर, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, कंपोस्ट, ठीक है,
ग्रीन मैन्योर्स एंड वर्मी कंपोस्ट, ये सब किसके पार्ट है आपके? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के। जबकि अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स की, तो यहां पर ये एनिमल ओरिजिन होते हैं मेनली। इसके अंदर आपको याद रखना है जैसे कि ब्लड मील हो गया, ठीक है, सेवेज एंड स्लज हो गया, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हम बात करेंगे, ऑयल केक्स हो गई, ये सब किसके पार्ट है? आपके कंसंट्रेटेड मैन्योर्स के, ठीक है। यहां तक इस क्लास के अंदर हमने तीन चीजों के बारे में बात किया। पहला बात किया कि मैन्योर्स क्या होती है। मैन्योर्स का मतलब खाद होता है, जो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? फूड होता है। जितनी भी मैन्योर्स है वो किस ओरिजिन की होती है? ऑर्गेनिक ओरिजिन की होती है। ऑर्गेनिक ओरिजिन मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो, उनका रेजिड्यू, और रेजिड्यू का जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है? मैन्योर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ? रेजिड्यू से जब मैन्योर्स बनता है तो डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन को कई सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है? आपका मॉइस्चर है। इसके बाद में हमने कहा कि मैन्योर्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में, बल्क मैन्योर और कंसंट्रेटेड मैन्योर। बल्क मैन्योर क्या होती है? बल्क यानी वॉल्यूमिनस, यानी जिनका हमें ज्यादा मात्रा में अप्लाई करना होगा उनको हम क्या बोलते हैं? बल्क मैन्योर कहा जाता है। जब ज्यादा मात्रा में अप्लाई कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है कि इनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है? कम होता है। जबकि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो एप्लीकेशन इज मोर कंपेयर टू कंसंट्रेट मैन्योर। इसके अंदर हम एग्जांपल की बात करेंगे, फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योरिंग हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया। ये सब किसके एग्जांपल हैं? बल्कि मैन्योर के। कंसंट्रेटेड मैन्योर की बात करते हैं तो इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या होता है? कम होता है। तो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन इज लेस अमाउंट कंपेयर टू बल्कि मैन्योर। एग्जांपल के अंदर ब्लड मील हो गया, स्वेज एंड स्लज हो गया और ऑयल केक्स हो गए। ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके कंसंट्रेटेड मैन्योर्स के अंदर आते हैं। एक बार हेडिंग डालिए, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। कंसंट्रेट से सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूव कम होगी, इसका पीछे रीजन ये है, अभी हम बात करेंगे। बल्कि और कंसंट्रेट दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर से जो है सोइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर का ज्यादा दे रहा है। जब और बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई कर रहा है ना, जब ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर अगर सोइल के अंदर जाता है तो पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन अगर ज्यादा होगा तो बाइंडिंग जो कैपेसिटी है सोइल की वो बढ़ जाती है। इस वजह से सोइल की स्ट्रक्चर में क्या आता है? इंप्रूवमेंट होता है। पहला रीजन ये। सेकंड रीजन ये होता है कि सोइल स्ट्रक्चर क्यों इंप्रूव होता है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर से? इसके पीछे रीजन ये है कि ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा होगा तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी ज्यादा होगी, और माइक्रोब्स की एक्टिविटी अगर ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा आपका? मतलब एरेशन ज्यादा होगा। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर लिखिए, ये समझ में आ रहा है क्या? मैन्योर्स खाद, संस्कृत मीन्स फूड। क्या स्कोर? लिख लिया क्या? ये लिखो आराम से। रेजिड्यू को अवशेष कहा जाता है भाई। लिख लिया? ये समझ में आ रहा है? एक बार इसको भी लिख लीजिए। इसमें लिखना फीडिंग मटेरियल।
फीडिंग मटेरियल, और थर्ड हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन के अंदर मॉइस्चर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन टेम्परेचर, एरेशन, पीएच, और एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एनिमल की एज, ठीक है, उनका वर्क क्या है, और फीडिंग मटेरियल उनको क्या दिया जा रहा है, ये सब डिसाइड करते हैं कि आपका मैन्योर का डिकम्पोजिशन किस रेट से होगा। ठीक है, क्या एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट वन है एज। एनिमल की एज जो है, क्या क्या बोल रहे हो, एज, फीडिंग मटेरियल लिखिए। ऐसा क्या होता है कि जब तुम एमएससी में जाओगे ना, तो शॉर्ट में जितना लिखोगे उतना टीचर को अच्छा लगता है, ठीक है ना। डेफिनेशन केवल आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, उसके अलावा जितना आप ब्रीफ फॉर्म में लिखना अगर प्रैक्टिस होगी उतना नंबर ऑफ चांसेस बढ़ेंगे। एनिमल का वर्क कैसे अफेक्ट करेगा सर? एनिमल का वर्क इसलिए अफेक्ट करेगा कि जैसे मान लीजिए दो एनिमल है, ठीक है, एक एनिमल ज्यादा वर्क करता है लेकिन आप उसको फीड जो है वो कम दे रहे हो, फीडिंग मटेरियल कम दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसका जो एक्सक्रीटा होगा वो इतना क्वालिटी वाला नहीं होगा, या उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक जो है वर्किंग अगर आप कम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट अच्छा होगा। फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन लिख लिया। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ मेन्यूज। देखो, बल्कि मेन्योर भी लिख सकते हो या बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर भी लिख सकते हो यहाँ पे ना, मेन्योर के बीच में बल्कि ऑर्गेनिक वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक मेन्योर। nutrient content less, organic matter is high, increase की जगह लिखो higher। application is more compared to concentrate manure। एग्जाम्पल के अंदर FIM कंपोस्ट, ग्रीन मैन्यूरिंग, वर्मी कंपोस्ट। कंसंट्रेट मैन्योर्स के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट इज हायर, है ना, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, एप्लीकेशन इज लेस अमाउंट कंपेयर टू बल्कि मैन्योर्स। दीपक कुमावत, पारुल सोनी, विक्रम झाकर, ललिता। भाई सबको समझ में आ रहा है? चलिए।
बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका इफेक्ट जो है वो सोइल के अंदर क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स में जो है, अभी भी नहीं आ रही, अब तो आ रही होगी यार, वही आई या नहीं आई? आ गई क्या? ओके ठीक है। देखिए मैंने कहा कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स में क्या ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होता है। क्लियर है? जब ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होगा और इसका हम किस में अप्लाई करेंगे, फील्ड के अंदर एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं, फील्ड के अंदर एप्लीकेशन करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने की वजह से फील्ड के अंदर जो सोइल होती है उस सोइल पर क्या इफेक्ट आता है। पहली चीज, यदि मैं बात करूं सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टी की, किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कभी चेंजेस नहीं होती है, जिसका नाम क्या है, टेक्सचर। तो टेक्सचर तो क्या नहीं होगा, नो इफेक्ट। क्लियर है? सेकंड चीज की मैं बात करता हूं, स्ट्रक्चर। क्या है, स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनिक मैटर का एप्लीकेशन करने से स्ट्रक्चर पर क्या इंपैक्ट आता है, ऑर्गेनिक मैटर का एप्लीकेशन करने से स्ट्रक्चर जो है क्या होती है, इंप्रूव होगी, क्रम्बी या फिर आपके ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। थर्ड चीज में बात करता हूं तो यहाँ पर बल्क डेंसिटी, किसकी, बल्क डेंसिटी। यदि अगर हम किसी पर्टिकुलर सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का एप्लीकेशन करते हैं तो बल्क डेंसिटी पर क्या इफेक्ट आता है, जैसा कि सर ने बताया हुआ क्या होता है, बल्क डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है, बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट या फिर मास ऑफ ओवन ड्राई सोइल, ओवन ड्राई सोइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, टोटल सोइल का, सॉलिड का भी और आपके पोर स्पेस का भी, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क डेंसिटी कहा जाता है। क्लियर है? यदि अगर हम ऑर्गेनिक मैटर का एप्लीकेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पोर स्पेस क्या बढ़ता है, इंक्रीज होता है। जब नीचे वाली वैल्यू अगर बढ़ती है, जैसे मान लीजिए पहले 5/5 था, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन 5/10 हो गया तो कितना आएगा, 0.5। मींस बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का एप्लीकेशन करने से बीडी पर क्या इफेक्ट आता है, बीडी डिक्रीज होती है। ठीक है, ये अपन एक पूरा इफेक्ट जो है लास्ट में जब हमारा मैन्योर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बल्कि और कंसंट्रेटेड मैन्योर्स का सोइल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसको हम समझेंगे। अभी हम समझते हैं मेनली कि कौन कौन से जो है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स के टाइप्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके अंदर एनपीके कंसंट्रेशन कितना होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो है, आपने नाम सुना होगा फार्म यार्ड मैन्योर। नाम सुना है फार्म यार्ड मैन्योर? क्या होता है फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम बोलते हैं FYM। ठीक है, या जिसे कहा जाता है फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर की जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको एक वर्ड याद रखना होगा। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फार्म यार्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फार्म यार्ड। फार्म यार्ड का मतलब क्या होता है कि यार्ड मतलब होता है आंगन, हिंदी में कहा जाता है, यानी ऐसा स्थान जहां पर एनिमल्स की हम रियरिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फार्म यार्ड कहा जाता है। क्लियर है? तो फार्म यार्ड के अंदर क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। कौन रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। ये चीज क्लियर हुई? अब इन एनिमल्स के लिए हम क्या करते हैं, फीडिंग मटेरियल डालते हैं। फीडिंग मटेरियल के अंदर हम फोडर दिए, क्या दिए, फोडर। अब इस फोडर में से कुछ फोडर का तो यूज इन्होंने कर लिया, लेकिन कुछ फोडर का ये यूज नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं लीडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रफेज मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद में एनिमल्स जो है दो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं जो उनके बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिसके अंदर एक होता है इसका डंग और एक होता है यूरिन। क्या होता है, डंग और यूरिन। क्लियर हुआ? तो डंग, यूरिन और लिटर ये तीनों हमारे लिए क्या हो गए, रेजिड्यू हो गए। क्या हो गए, रेजिड्यू। और इन रेजिड्यूज का जब डिकम्पोजिशन होगा और डिकम्पोजिशन होने से जो मैन्योर हमें मिलेगी उस मैन्योर का नाम क्या होगा, FYM। क्योंकि ये कहां से मिल रही है हमें, फार्म के यार्ड से मिल रही है। किससे मिली हमें, डंग, यूरिन और लीटर का जब रेजिड्यूज का जब डिकम्पोजिशन होता है और उससे जो मैन्योर्स मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर कहा जाता है। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फार्म यार्ड मैन्योर के सोर्स क्या होते हैं, लीटर होता है, डंग होता है और यूरिन होता है। ये किसके सोर्स हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। समझ में आया? फर्स्ट वर्ड है आपका फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि किसका एक टाइप है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स का। समझ में आया? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या होती है कि ऐसी मैन्योर्स जो ऑर्गेनिक इन ओरिजिन होती है, यानी जिनका ओरिजिन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा, पहली चीज। सेकंड चीज, इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कम होती है। क्लियर हुआ? वर्ड है फार्म यार्ड। फार्म यार्ड की बात करें तो ऐसा प्लेस जहां पर एनिमल की हम रियरिंग करते हैं। एनिमल की रियरिंग के लिए हम फोडर देंगे, फोडर देंगे तो कुछ फोडर का ये यूज करेंगे और कुछ फोडर को जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में या फिर वेस्ट मटेरियल के रूप में वहीं छोड़ देंगे, जिसको हम बोलते हैं लीटर बोला जाता है, रफेज कहा जाता है या वेस्ट
मटेरियल कहा जाता है। इसके अलावा एनिमल्स जो है वो डंग और यूरिन भी जो है एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। तो डंग, यूरिन और लिटर, इन तीनों को मिलाकर हम एक स्थान पर डालते हैं, वहां पर इनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या बनती थी, मैन्योर। लेकिन ये कहां पर से आया वेस्ट मटेरियल, फार्म यार्ड से आया। तो इस मैन्योर को क्या कहा जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर कहा जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि फार्म यार्ड मैन्योर का जो है या इसके लिए जो है डिकम्पोजिंग मटेरियल कौन कौन सा होता है, तो लीटर होता है, डंग होता है और यूरिन होता है। ये चीज क्लियर है। तो हम यहाँ पर एक वर्ड में लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ रेजिड्यूज फॉर FIM। ठीक है, सोर्स ऑफ रेजिड्यू फॉर FIM क्या क्या है, लीटर है, उसके अलावा डंग है और उसके अलावा यूरिन है। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद में सेकंड चीज आपको याद रखना है कि फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा ग्राउंड लेवल है, क्या है, ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल पर हम क्या करते हैं, लगभग 6 मीटर इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 6 मीटर जो है हमारी क्या होगी, लेंथ होगी। 2 मीटर क्या होगी हमारी, मतलब ब्रेड्थ हम बोल सकते हैं या फिर विड्थ हम बोल सकते हैं। और 1 मीटर क्या होता है, डेप्थ या फिर हाइट हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके हम एक क्या बनाते हैं, खाई बनाएंगे। क्या बनाएंगे, खाई, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेंच। क्लियर हुआ। तो ट्रेंच की साइज क्या होती है, 6 इंटू 2 इंटू 1 होती है। क्लियर हुआ ये चीज। इस वजह से इसको एक और नाम से जाना जाता है, नोन एज अ ट्रेंच मेथड। क्या कहा जाता है, ट्रेंच मेथड कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेंच मेथड ऑफ मैन्योर जो है वो किसे कहा जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर को कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसके अंदर एक ट्रेंच बनाते हैं जिसकी साइज क्या होती है, 6 इंटू 2 इंटू 1 मीटर की होती है। क्लियर है। जो भी हमारे रेजिड्यूज थे उन रेजिड्यूज को हम कहाँ डालते हैं, इस ट्रेंच के अंदर डालते हैं। ट्रेंच के अंदर डालने के बाद लगभग 3 to 4 मंथ के बाद में, लगभग 3 to 4 मंथ्स के बाद में जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होने के बाद जो यहाँ पर हमें मैन्योर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर कहा जाता है। क्लियर है। इस फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर अगर हम NPK रेशो की बात करते हैं, किसकी, NPK रेशो की बात करते हैं, तो कई बुक्स के अंदर अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है 0.5, 0.2 और 0.5। यानी नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 0.5, फॉस्फोरस कितना होता है, 0.2, पोटेशियम कितना होता है, 0.5। क्लियर हुआ। 0.5, 0.2, 0.5, ये चीज क्लियर है। अगर हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल की बात करें कि जो FIM बनी, उस FIM के अंदर NPK रेशो क्या आया, NPK रेशो कितना आया, 0.5, 0.2 और 0.5। ये चीज क्लियर है। ये किसमें, आपके परसेंट में। इसके बाद में सेकंड चीज आपको ये याद रखना है कि एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन कब करें, व्हेन टू अप्लाई। एप्लीकेशन जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। यदि जो हमारा FIM बना है, जो फार्म यार्ड मैन्योर बनी है, यदि वो वेल रोटन है, क्या है, वेल रोटन, यानी अच्छी तरीके से उसका क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेल रोटन। यदि है वो पार्शियली रोटेड है, पार्शियली रोटेड का मतलब उसका डिकम्पोजिशन फुल्ली नहीं हुआ है, क्या है, पार्शियली हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली रोटेड। यदि वेल रोटेड है या वेल रोटन है, तो जैसे ही हम सोविंग करेंगे उसके पहले, यानी इमीडिएटली बिफोर सोविंग, इमीडिएटली बिफोर सोइंग, यानी बुआई के तुरंत पहले हम क्या कर सकते हैं, उस मैन्योर का एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि क्या है, वेल रोटेड है, यानी अच्छी तरीके से सड़ी हुई है। उस खाद को हम जो है कब अप्लाई कर सकते हैं, सोविंग के तुरंत पहले कर सकते हैं। लेकिन पार्शियली रोटेड है, यानी आंशिक रूप से उसका डिकम्पोजिशन हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगभग 3 to 4 वीक बिफोर सोविंग। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। अगर मान लीजिए पार्शियली डिकम्पोज को बिफोर सोविंग हम कर देते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है दीमक, यानी पार्शियली डिकम्पोज अगर होगा तो दीमक का अटैक, यानी टर्माइट के लिए वो क्या होता है, एक भोजन का काम करती है, तो टर्माइट का अटैक क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि यदि पार्शियली रोटेड FIM है तो उसका एप्लीकेशन आपको कब करना है, 3 to 4 वीक बिफोर सोविंग। यानी वेल रोटेड है तो उसको कब करना है, इमीडिएटली बिफोर सोविंग, यानी बुआई के तुरंत पहले करना है। किसका, वेल रोटेड का। क्लियर हुआ। अब बात आती है कि हम एप्लीकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कितनी अमाउंट में करें, कितनी अमाउंट में करें। तो जनरली जो अमाउंट
ली जाती है FYM की वो 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 10 से 20 टन पर हेक्टेयर होती है। क्लियर हुआ? लेकिन कुछ क्रॉप प्लांट्स है जिनके अंदर ये मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि जनरली याद रखना है, जितनी भी हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करें तो उसके अंदर वेजिटेबल्स भी आ जाएगी। इनके अंदर जो है 20 टन पर हेक्टेयर से क्या यूज करते हैं हम? ज्यादा। एक तो हॉर्टिकल्चर के अंदर और एक फोडर क्रॉप्स के अंदर। किसके अंदर? फोडर क्रॉप्स के अंदर। जनरली रिकमेंडेशन कितना है इसका? 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और फोडर क्रॉप्स की बात करें तो मोर देन 20 टन। क्लियर हुआ? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यदि मान लीजिए 10 टन हम FYM का एप्लीकेशन करते हैं तो 1 हेक्टेयर फील्ड के अंदर कितना नाइट्रोजन जाएगा? यदि हमने कितना एप्लीकेशन किया? 10 टन किसका किया? FYM का एप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो 1 हेक्टेयर फील्ड के अंदर कितना नाइट्रोजन जाएगा, कितना फॉस्फोरस जाएगा और कितना पोटेशियम जाएगा? मेरा क्वेश्चन आपसे, सोल्व कीजिए एक बार। चलिए गणित का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैंने बताया एप्लीकेशन रेट कितना है? 10 टन पर हेक्टेयर है, यही है। इस 10 टन, टन का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि 100 केजी बराबर क्या होता है? 1 क्विंटल होता है, ठीक है। और जबकि 10 क्विंटल बराबर क्या होता है? 1 टन होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 केजी होता है, यही होता है। क्या मैं इस 10 टन की जगह ऐसा लिख सकता हूं क्या? 10,000 केजी FYM लिख सकता हूं। ये किसमें दे रहा हूं मैं? 1 हेक्टेयर के अंदर। अब यहां पर मैं 3 कैटेगरी करता हूं। एक है आपका नाइट्रोजन की, एक है फॉस्फोरस और एक है पोटेशियम। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितना है? 0.5%। फॉस्फोरस कितना है? 0.2%। पोटेशियम कितना है? 0.5%। ये चीज समझ में आई? अगर मैं 10,000 का 0.5% निकालूं तो कितना आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 100। परसेंट का क्या लिख दिया? 100। इसको मैं और छोटी फॉर्म में लिख सकता हूं, 10,000 5 डिवाइडेड बाई 1000 लिख सकता हूं। 1000 से 10,000 कटेगा तो कितना बचेगा? यहां पर 50 बचेगा। कितना बचेगा? 50। यानी जब आप 10 टन किसका एप्लीकेशन करते हो? FYM का करते हो, तो फील्ड के अंदर कितना नाइट्रोजन जाता है? 50 केजी। जब यहां पर 50 केजी जाएगा तो जाहिर सी बात है सेम वैल्यू कहां पर है? यहां पर है, तो यहां भी कितना जाएगा? 50 केजी। ये चीज क्लियर है? इसके बाद 0.2% की अगर हम बात करते हैं तो 10,000 का जब हम 0.2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अगर हम क्रॉस करते हैं तो कितना आता है? 20 केजी। यानी कितना जाएगा फॉस्फोरस? 20 केजी जाएगा। ये चीज क्लियर है? समझ में आया क्या? FYM के अंदर एक बार और समझा रहा हूं। हाँ बोलो। मोर देन 20 टन इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कि अपने जनरली सीरियल्स वगैरह की अगर मैं बात करता हूं तो सीरियल की क्रॉप के अंदर जो है रूट सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं होता है, जबकि आपका प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती है वो लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। जो भी आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स है वो क्या है? लंबे समय तक होती है। तो फील्ड के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंडीशन लंबे समय तक बनी रहे, लॉन्ग टर्म तक बनी रहे, इसलिए हम क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर ज्यादा अप्लाई करते हैं। मेनली प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में सोर्स ऑफ रेजिड्यू फॉर FYM की एक बार और समझ लेते हैं। देखो हमने बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स की बात की थी। इसके अंदर फर्स्ट वर्ड था हमारा FYM, जिसको हम बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब क्या होता है? ऐसा मैन्योर जो कहां पर तैयार हो? फार्म के यार्ड पर तैयार हो। फार्म यार्ड की बात करते हैं तो ऐसा स्थान जहां पर एनिमल की क्या की जाती है? रियरिंग की जाती है। रियरिंग में हम उनको क्या खिलाते हैं? फोडर खिलाते हैं। कुछ फोडर का वो यूज कर लेते हैं, कुछ वेस्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिटर। उसके बाद में ये बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या देते हैं? डंग देते हैं और यूरिन देते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? फार्म यार्ड रेजिड्यू कहा जाता है। जब फार्म यार्ड रेजिड्यू का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा? फार्म यार्ड मैन्योर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ ये चीज? इसके बाद में सेकंड चीज मैंने बताया सोर्स ऑफ रेजिड्यू फॉर FYM। तो क्या क्या है आपका? लिटर है, डंग है और यूरिन है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक ट्रेंच का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी साइज क्या होती है? 6 इंटू 2 इंटू 1 होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रेंच मेथड कहा जाता है। क्लियर है? FYM के अंदर NPK कितना होता है? 0.5, 0.2 और 0.5 किसमें होता है? ये परसेंट में होता है। ये भी चीज क्लियर है? इसके बाद में आगे अगर हम बात करते हैं तो FYM के अंदर जैसा कि मैंने NPK आपको बताया, एप्लीकेशन जो है किस तरीके से करना है? अगर वेल रोटेड है तो कब करना है? सोविंग के जस्ट पहले करना है। जबकि पार्शियली रोटेड है तो कितने वीक पहले? 3 से 4 वीक पहले करना है।
अमाउंट की बात करते हैं तो कितनी अमाउंट, 10 से 20 टन पर हेक्टेयर। लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और फोडर क्रॉप्स में कितना करते हैं हम, मोर देन 20 टन प्रति हेक्टेयर करते हैं। ये हर ईयर नहीं करते हैं, 3 ईयर के अंदर एक बार आपको क्या है FYM का एप्लीकेशन करना चाहिए, अभी लिखेंगे। अब मैंने कहा कि जनरली हमने कितना अप्लाई किया, 10 टन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि हम 10 टन पर हेक्टेयर FYM का एप्लीकेशन करते हैं तो कितना नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, 50 kg। फॉस्फोरस कितना करेगा, 20 kg। पोटेशियम कितना करेगा, 50 kg। आया कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन, अगर FYM नाइट्रोजन की बात करूं तो कितना होता है, 0.5%। कितना होता है, 0.5%। हमने अप्लाई कितना किया है, 10 टन। हम जानते हैं कि 100 kg बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल बराबर क्या होता है, 1 टन होता है। अगर मैं 1 टन में केजी की बात करूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 केजी हो जाएगा। अगर मैं 10 टन की बात करूं कितना केजी होगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 केजी हो जाएगा। क्लियर है। 10,000 का 0.5% निकालते हैं तो कितना आता है, 50 आता है। 10,000 का 0.2% निकालते हैं तो कितना आता है, 20 आता है। जबकि 10,000 का 0.5 निकालते हैं तो फिर भी कितना आता है, 50 आता है। समझ में आया या नहीं आया ये चीज। इसके बाद में एक चीज और आपको याद रखना है कि जो एप्लीकेशन है वो 3 ईयर में एक बार करना है। कब करना है, एप्लीकेशन शुड बी, एप्लीकेशन of FYM should be done at least once in 3 ईयर। समझ में आया। यानी FYM का एप्लीकेशन जो फील्ड पर हमें करना है वो कब करना है, 3 साल में एक बार करना है। कितनी बार करना है, एक बार करना। क्लियर है। जब आपने FYM का एप्लीकेशन फील्ड पर करते हो, किस पर करते हो, फील्ड पर करते हो, तो जितनी आपकी नाइट्रोजन थी, जितना आपका फॉस्फोरस था और जितना आपका पोटेशियम था, उतना जो आप फर्स्ट क्रॉप, जैसे मान लीजिए खरीफ सीजन के पहले आपने अप्लाई किया, तो इस फर्स्ट क्रॉप को जो है इसका केवल मिलता है आपका 30%। कितना मिलता है, 30%। इसका मिलता है 60 से 70% और इसका मिलता है आपका 70%। समझ में आया। जैसे कि 50 केजी हमने नाइट्रोजन दिया था 10 टन एप्लीकेशन में, तो उस 50 केजी का कितना मिलेगा, केवल 30%। फॉस्फोरस कितना मिलेगा, 60 से 70%, जबकि पोटेशियम कितना उपलब्ध होगा, 70%। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप की सोविंग के पहले यदि हम FYM का एप्लीकेशन करते हैं तो फर्स्ट क्रॉप को कितना परसेंट नाइट्रोजन मिलता है, 30%। फॉस्फोरस कितना मिलता है, 60 से 70%। और पोटेशियम कितना मिलता है, 70%। ये आपका क्या है, आपका FYM फार्म यार्ड मैन्यूअल है। समझ में आया या नहीं आया। इसको जैसे मैं लिखाता जाता हूँ वैसे ही लिखना। एक बार जहां समझ में नहीं आया एक और बार बताना। समझ में आया या नहीं आया। कोई ऊपर नीचे कोई चीज नहीं आई हो पूछ सकते हो, बोलो बोलो। अरे शर्मा क्यों रहे हो, पाकिस्तान हार रही है तो तुम इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। हाँ बोलो। नहीं एक साथ नहीं डालते, धीरे धीरे डालते हैं। मतलब वेल रोटन का पता इसलिए चलेगा कि जब ये प्रिपेयरिंग वाली स्टेज में होगी, तो मान लीजिए सोविंग हमें करना है, हमने जो है फार्म यार्ड का मैन्योर का जो है बनाना जो है हमने लेट किया था और हमें क्रॉप की सोविंग आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी कंडीशन होगी कि कुछ हमारा मैन्योर तो जो है वो वेल रोटेड होगा और कुछ मैन्योर जो है वो वेल रोटेड नहीं होगा। तो उस कंडीशन के अंदर इसकी स्ट्रक्चर को देखकर हम पता लगाते हैं, क्योंकि इसका जो, जैसे ये ट्रेंच है, इस ट्रेंच को हम पहले इसकी लोअर लेयर को भरेंगे, फिर अपर लेयर को भरेंगे, फिर इसके ऊपर प्लास्टरिंग की जाती है। ठीक है, प्लास्टरिंग करते हैं 0.5 मीटर अपर ग्राउंड लेवल पर। या तो मान लीजिए आपने देखा होगा गांव में कि जब कंडों का एक जगह पर स्टोर किया जाता है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक लेयरिंग किया जाता है, एक पेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पेस्ट बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद में 10 से 15 दिन के अंदर इसको मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए इसको नीचे से ऊपर किया जाता है। ठीक है, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे। बाद में जब ये ब्राउनिश कलर की अपीयरेंस हो जाती है, हल्की सी डार्किश, तो उस समय माना जाता है कि FIM क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। समझ में आया क्या ये चीज। एक बार आप लिखिए, FIM अप्लाई करने के बाद एक्स्ट्रा कोई फर्टिलाइजर अप्लाई करना क्यों नहीं आवश्यक है। इसका हम निकालेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्रॉप है जिसको 120 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता है, 120 केजी नाइट्रोजन। कितने हेक्टेयर में लगाई है ये, 1 हेक्टेयर के अंदर। जैसे मान लीजिए वीट हमने लगाया, इसको कितनी नाइट्रोजन चाहिए, 120 केजी नाइट्रोजन चाहिए। यदि हमने यहाँ पर क्या किया है, FIM का एप्लीकेशन किया है, कितना, 10 टन किया है, तो कितना प्रोवाइड कराएगी ये, केवल 50 केजी प्रोवाइड कराएगी।
अब फर्स्ट क्रोप को भी कितना प्रोवाइड कराती है 30%, तो 50 का 30% निकालेंगे। मान लीजिए जैसे कि 30 केजी इसने प्रोवाइड किया है तो 120 में से 30 घटा देंगे, बाकी बचा उसको फर्टिलाइजर से देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट लिखना FIM, वो डोज 3 वीक पहले, 3 से 4 वीक पहले इसलिए डाल रहे हैं, लगभग 20 से 28 दिन पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो वेल रोटेट हो जाए, फील्ड कंडीशन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको डिकम्पोज कर दें। ठीक है, FIM के अंदर लिखना फार्म यार्ड मैन्योर, ये लिखा, केवल एक वर्ड लिखना FIM की फुल फॉर्म फार्म यार्ड मैन्योर, लिख लिया। इसके बाद में लिखो सोर्स ऑफ रेजिड्यू फॉर FIM, हाँ उतना ही काफी है, सोर्स ऑफ रेजिड्यू फॉर FIM। एक चीज और याद रखना कि यूरिन के अंदर नाइट्रोजन परसेंट जो है, यूरिन के अंदर नाइट्रोजन परसेंट अगर पूछा जाए तो होता है 1%, जबकि पोटेशियम परसेंटेज अगर पूछा जाए तो होता है 1.35%। ठीक है, यूरिन के अंदर नाइट्रोजन होता है 1%, जबकि पोटेशियम होता है 1.35%। सोर्स ऑफ रेजिड्यू फॉर FIM के अंदर लीटर, डंग और यूरिन, फॉस्फोरस नहीं होता है इसमें, मतलब यूरिन के अंदर जो है वो फॉस्फोरस कम होता है, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये दो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बताई हुई है। ठीक है, तो याद रखना है यूरिन के अंदर नाइट्रोजन 1% होता है, जबकि पोटेशियम 1.35% होता है। हाँ, इसको लिखो साइज ऑफ ट्रेंच, फर्स्ट में लिखना साइज ऑफ ट्रेंच। सोर्स ऑफ रेजिड्यू फॉर FIM के लिखने के बाद में फर्स्ट पॉइंट लिखना साइज ऑफ ट्रेंच। साइज ऑफ ट्रेंच में लिख लेना 6 × 2 × 1, इनके पीछे मीटर लिख देना, 6 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर। 6 मीटर क्या है, लेंथ है, 2 मीटर क्या है, ब्रेड्थ बोल सकते हो या फिर विड्थ बोल सकते हो, और 1 मीटर क्या है, इसकी हाइट है या फिर डेप्थ आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ग्राउंड से यहाँ तक की जो है वो कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रेंच मेथड कहा जाता है। और ट्रेंच मेथड जो बताने का काम है वो CN आचार्य ने किया था, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखा ये चीज, उसके बाद में लिखना सेकंड पॉइंट डाल के FIM रेडी, FIM रेडी, FIM रेडी आफ्टर 3 to 4 months, FIM रेडी आफ्टर 3 to 4 months। अगर ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिए, है ना, या FIM रेडी आफ्टर 3 to 4 month, यानी 3 से 4 महीने के अंदर क्या हो जाता है, FIM रेडी हो जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर रेडी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में FIM के अंदर NPK कंटेंट लिख लेना 0.5, 0.2, 0.5। लिखा, यहाँ से 3 पॉइंट आपको लिखना है। सोर्स ऑफ रेजिड्यू फॉर FIM लीटर है, डंग है, यूरिन है। यूरिन के अंदर नाइट्रोजन 1% होता है, पोटेशियम 1.35% होता है। साइज ऑफ ट्रेंच के अंदर 6 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर होता है। ठीक है, नोन एज अ ट्रेंच मेथड इसे कहा जाता है। FIM रेडी आफ्टर 3 to 4 months। ठीक है, FIM के अंदर NPK कितना होता है, 0.5 से 0.2, सॉरी 0.5, 0.2 और 0.5। क्लियर है। इसके बाद में आगे लिखना, यहां पे लिखना एप्लीकेशन, रेट ऑफ एप्लीकेशन लिखना, रेट ऑफ एप्लीकेशन। सॉरी 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 सॉरी, हाँ टाइम ऑफ एप्लीकेशन लिख लो, कुछ भी लिखो, समझ में आना चाहिए आपको, है ना। FIM अगर वेल रोटन है तो कब करना है, इमीडिएटली बिफोर सोविंग। इमीडिएटली बिफोर सोविंग। ठीक है, पार्शियली रोटेड है तो 3 to 4 वीक बिफोर सोविंग।
इसके बाद लिखना है एप्लीकेशन के अंदर FYM अगर वेल रोटेड है तो इमीडिएटली आफ्टर सोइंग, पार्शियली रोटेड है तो 3 to 4 वीक बिफोर सोविंग। लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा? चलो जिसको थ्योरी लिखना है वो थ्योरी में लिख लेना। इसके बाद में लिखना अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन 10 से 20 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन कितनी है? 10 से 20 टन पर हेक्टेयर। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन 10 to 20 टन पर हेक्टेयर। अब इसको अपन यूं लिखें, दी एप्लीकेशन रेट ऑफ FYM इज 10 to 20 टन पर हेक्टेयर, है ना। तो ये इजेएमआर का खेल आपको नहीं याद रखना है, केवल डायरेक्ट आपको याद रखना है अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 10 से 20 टन पर हेक्टेयर। इसके अंदर स्टार डाल के लिख लेना हॉर्टिकल्चर एंड फोडर क्रॉप्स के लिए मोर देन 20 टन पर हेक्टेयर। हॉर्टिकल्चरल एंड फोडर क्रॉप्स के लिए मोर देन 20 टन पर हेक्टेयर। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन में 10 to 20 टन पर हेक्टेयर, हॉर्टिकल्चरल एंड फोडर क्रॉप्स के लिए मोर देन 20 टन पर हेक्टेयर, मोर देन 20 टन पर हेक्टेयर। लिखा ये। इसके बाद में आगे लिखना, इसको मैं लिखवा देता हूं। क्वेश्चन लिख लीजिए, अ फार्मर applied 10 ton per hectare FYM in 1 hectare wheat crop. Calculate the amount of total NPK applied through FYM। समझ में आया कि एक किसान ने जो है फील्ड में कितना FYM डाला है? 10 टन पर हेक्टेयर डाला है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि उस 10 टन FYM के साथ कितना नाइट्रोजन किया है, कितना फॉस्फोरस गया और कितना पोटेशियम गया है। ये चीज समझ में आई? तो आंसर में हम लिखेंगे कि मान लीजिए FYM के अंदर NPK रेशो, पहली चीज क्या याद होना चाहिए हमें? NPK रेशो कितना है? NPK रेशो 0.5, 0.2 और 0.5। ये किसमें सब? परसेंट में।
चलिए लिखा क्या ये, चलिए सेकंड आप इसमें लिखिए अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस 10,000 इंटू 0.2%। इसको आप जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा 20 kg फॉस्फोरस, ठीक है। इसके बाद में अमाउंट ऑफ पोटेशियम, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो कितना आएगा, कितना आएगा 50 kg पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद में एक स्टार डाल के पॉइंट लिखना, ओनली 30% नाइट्रोजन, 60 to 70% phosphorus and 70% potassium available to first floor। क्लियर हुआ? आपको कोई स्पेस नहीं रखना है, इससे पहली वाली जो स्लाइड है वो ये है, ठीक है, और इसके बाद वाली स्लाइड जो है ये है। थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ओनली 30% नाइट्रोजन, 60 to 70% फॉस्फोरस एंड 70% पोटेशियम अवेलेबल टू फर्स्ट क्रॉप, यानी जितना अप्लाई हुआ है उसका केवल कितना 30% नाइट्रोजन, 60 से 70% फॉस्फोरस और 70% क्या मिलता है पोटेशियम अवेलेबल होता है फर्स्ट क्रॉप। इसके बाद में एक और चीज लिख लेना, FYM should be applied at least once in 3 years, यानी 3 साल में एक बार तुम्हें क्या अप्लाई करना चाहिए, FYM का एप्लीकेशन करना चाहिए। तो FYM should be applied at least once in 3 years। इसके बाद में एक और पॉइंट लिख लेना, फॉर एनरिचिंग द FYM अप्लाई SSP और रॉक फॉस्फेट 400 to 900 ग्राम पर डे एट इनिशियल डेज, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको FYM को न्यूट्रिएंट रिच बनाना है, न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए आपको जब आप इसमें फिलिंग करना, जब फिलिंग कर रहे हो इनिशियल डेज के अंदर, ट्रेंच जो आपने बनाई है उस ट्रेंच के अंदर जब आप फिलिंग कर रहे हो तो फिलिंग करते समय आपको न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट और रॉक फॉस्फेट का एप्लीकेशन करना है, जिससे कि आपका क्या होगा, वो FYM न्यूट्रिएंट रिच होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, या SSP या रॉक फॉस्फेट डालने से ही न्यूट्रिएंट रिच क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए उसके अंदर जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, उन एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर भी फॉस्फोरस क्या करता है, एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है। यदि फॉस्फोरस ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। इस वजह से डिकम्पोजिशन रेट जो है वो फर्दर क्या होती है, इंक्रीज होती है। फॉर एनरिचिंग दी FYM अप्लाई SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट और रॉक फॉस्फेट एट द रेट ऑफ 400 to 900 ग्राम पर डे एट इनिशियल डेज, यानी शुरुआती दिनों में जब आप फिलिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपको कितना रॉक फॉस्फेट या SSP का एप्लीकेशन करना है, एट इनिशियल डेज या इन इनिशियल डेज, इन इनिशियल डेज, यानी शुरुआती दिनों के अंदर लगभग 20 से 25 दिन तक हमें क्या करना है, 400 से 900 ग्राम SSP या रॉक फॉस्फेट का एप्लीकेशन करना है। ये आपका जो है किसके बारे में, फार्म यार्ड मैन्योर्स के बारे में। कल की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कुछ और मैन्योर्स के टाइप में, जैसे कि हॉट मैन्योर क्या होता है, कोल्ड मैन्योर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में शॉर्ट टर्म मैन्योर क्या होती है, लॉन्ग टर्म मैन्योर क्या होती है, पोल्ट्री मैन्योर में कितना NPK होता है, सिपिया गोट मैन्योर में कितना होता है, ठीक है। इसके बाद हम कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे कि कंपोस्ट क्या होता है, FIM और कंपोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कंपोस्ट भी टाउन कंपोस्ट होती है, विलेज कंपोस्ट होती है, फार्म कंपोस्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर भी 2-3 मेथड है, जैसे कि इनऑर्बिक मेथड ऑफ कंपोस्ट है, एरोबिक मेथड है, किसने दिया, कहाँ पर दिया, नाडेप क्या होता है, एडको क्या होता है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होती है, ग्रीन मैन्यूरिंग के बाद में आपका वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से पूरा बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर खत्म करेंगे, फिर कंसंट्रेटेड, फिर आपका बायो फर्टिलाइजर वाला पार्ट। इस तरीके से आपका पूरा मैन्योर्स खत्म होगा, फिर हम फर्टिलाइजर पढ़ेंगे।
ठीक है, तो कल की क्लास में ट्रेंच मेथड CN आचार्य निकले ना, ट्रेंच मेथड गिवन बाय CN आचार्य। ट्रेंच मेथड यानी FIM को ट्रेंच मेथड जो दिया था वो CN आचार्य ने दिया था। CN आचार्य वही है जिन्होंने आपका बेंगलोर, उसको एनरिचिंग ही कहा जाता है या फिर स्टार्टिंग आप बोल सकते हो, स्टार्टर डोज आप बोल सकते हो, ठीक है। एनरिचिंग का मतलब होता है रिच बनाना, उसको थोड़ा मतलब न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए हम कुछ केमिकल्स का एप्लीकेशन करते हैं।